तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 5 जो कि है साउंड। तो इससे पहले के 4 चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग साउंड चैप्टर को देखेंगे। तो ये चैप्टर है तो इजी चैप्टर, बस इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना है, इसलिए ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में सारे टॉपिक्स को कवर कर ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज साउंड, यानी साउंड आखिर होता क्या, ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड आखिर प्रोड्यूस होता कैसे है। फिर हम लोग देखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड अगर एक बार प्रोड्यूस हो जाए तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, यानी प्रोपोगेट कैसे करता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लेकिन हम लोग दोनों ही वेव में अंतर जानेंगे कि ये दोनों वेव आखिर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे, जिसमें हम लोग का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड, एम्पलीट्यूड, पिच, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस, टिम्बर, ये सब आता है। तो ये सब बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक्स है, तो इसे हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो ये सारा चीज़ पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि अलग अलग मीडियम में साउंड का स्पीड कितना होता है, कैसा होता है, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड का परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इसी में हम लोग इको और रिवर्बरेशन भी देखेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे कि यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी जिसमें सोनार ये सब भी आता है, और सोनार से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए इसे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। और फिर हम लोग आखिर में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, यानी कि हमारा जो कान होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या है, ये सब जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके अब सारा को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज साउंड, यानी साउंड आखिर होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट व्हेन ट्रांसमिटेड टू द ईयर प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यानी कि साउंड जो है वो एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो एनर्जी का ही एक फॉर्म साउंड भी होता है, यानी साउंड जो होता है वो एक एनर्जी है, जो कि क्या होता है कि व्हेन ट्रांसमिटेड टू द ईयर, यानी कि जब ये साउंड एनर्जी हम लोगों के कान में जाता है तब हम लोगों को सेंसेशन होता है हियरिंग का, यानी कि हम लोगों का दिमाग जो है उसको ऐसा लगता है कि हम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है। तो ये जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग है ये साउंड एनर्जी के कारण होता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि साउंड क्या है, एक एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है। तो अब हम लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये जानते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, यानी साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। अब वाइब्रेशन क्या होता है, तो वाइब्रेशन मींस ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वाइब्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, वो भी रैपिडली, यानी बहुत स्पीड में। यानी मान लेते हैं हम लोग जो है किताब में भी आप लोग को एक ट्यूनिंग फोर्क इस तरह का दिया हुआ होगा, तो ट्यूनिंग फोर्क इस तरह का बना हुआ होता है। हम लोग क्या करते हैं, इधर से इस पर चोट करते हैं, यानी इस तरह से मारते हैं इस पर, तब क्या होगा कि ये इस तरह से आगे पीछे होने लगता है। तो ये आगे पीछे जो स्पीड में हो रहा है इसी को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। और कोई भी साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन से ही उत्पन्न होता है, यानी वाइब्रेशन जहां पर भी होगा वहां पे साउंड होगा, और बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं आता है। अब इसमें नोट करने वाला बात है कि दी साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस इन दी वोकल कॉर्ड्स, यानी कि हम लोग भी जो है साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी जब हम लोग बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो साउंड आखिर कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हम लोगों का जो गले में वोकल कॉर्ड्स होता है उसमें वाइब्रेशन होता है। तो हम लोगों का गला में एक वोकल कॉर्ड्स होता है, वो जब वाइब्रेट करता है तब जाके हम लोगों का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये आप लोग जान लिए कि कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड आखिर प्रोपोगेट, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये नोट कीजिए कि साउंड इज ए वेव, यानी साउंड होता है वो एक वेव होता है, और ये किस प्रकार का वेव होता है वो भी अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी आप लोग देखिए कि ये वेव है और एंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू प्रोपोगेट, और इसको एक मीडियम का भी जरूरत होता है प्रोपोगेट करने के लिए, यानी कि ये वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं हो सकता है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेव आखिर होता क्या है और साउंड वेव क्यों है। तो अब देखते हैं कि वेव आखिर होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी थ्रू ए मीडियम और वैक्यूम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट ए नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर, यानी कि वेव क्या होता है, एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, और यहाँ पर बिना मैटर का ट्रांसफर हुए, यानी कि मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, बस इसमें डिस्टर्बेंस यानी जो एनर्जी है वो इधर से उधर होता है। यानी कि इस तरह से कोई एक एनर्जी है जो कि इस तरह से मोशन कर रहा है, तो ये क्या होता
होता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पूरा एयर भरा हुआ है, तो इस एयर में क्या होगा कि साउंड एनर्जी जो होगा वो इस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ साउंड एनर्जी बढ़ेगा। इसमें जितना भी यहाँ पर मैटर होगा वो इधर से उधर नहीं होगा, यानी सारा पार्टिकल्स अपने ही जगह पर रहेगा। बस वो क्या करेगा, यानी कि इस तरह से मान लेते हैं साउंड आया कंपन करते हुए यानी वाइब्रेट करते हुए, और वो क्या करेगा कि अपने आगे वाले को जो पार्टिकल होगा उसको वाइब्रेट कर देगा, फिर वो वाला पार्टिकल अपने आगे वाले को वाइब्रेट करेगा, यानी इस तरह से सब वाइब्रेट होने लगेगा, जिससे कि ये जो होगा प्रोपोगेट होने लगेगा, यानी कि ये इस तरह से एक वेव बन जाता है। और ये वेव जो होता है इसी को हम लोग डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, और इसमें एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, यानी जो पार्टिकल्स होता है वो इधर से उधर नहीं होता है, बस वो एक दूसरे को इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर करते 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 और इस तरह से प्रोपोगेट होते हैं। तो ये वेव का नेचर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि वेव क्या है, एक तरह का डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना कि मैटर का। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, यानी वेव्स का टाइप्स के यानी कितने प्रकार के वेव होते हैं ये देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, वेव जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो मैकेनिकल वेव होगा या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव भी इसी को बोलते हैं। यानी कि मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि रिक्वायर्स ए मीडियम, यानी कि इसके प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम का जरूरत होता है, यानी ये बिना मीडियम के यानी कि वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकता है। जबकि जो नॉन मैकेनिकल वेव होता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें एक मीडियम का कोई भी जरूरत होता है, यानी ये बिना किसी मीडियम के भी वैक्यूम में भी आराम से ट्रेवल कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैकेनिकल वेव होता है इसे भी दो और इस तरह से बांट दिया जाता है। अब मैकेनिकल वेव में एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। अब ये दोनों क्या होता है इसे हम लोग आगे थोड़ी देर में समझते हैं। अभी के लिए आप लोग ये देखिए कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो इसमें हम लोग का लाइट आ जाता है, माइक्रोवेव आ जाता है, इंफ्रारेड माइक्रोवेव जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है। फिर उसके बाद इंफ्रारेड वेव जो होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही उदाहरण है। फिर उसके बाद एक्सरे जो होता है वो भी इसी प्रकार का वेव होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन द्वारा आता है पृथ्वी पर, तो इसी को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज आप लोगों ने बहुत जगह सुना भी होगा, यानी यूवी रेज करके इसको सब बोलता है। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और रेडियो का जो वेव होता है वो भी इसी में आता है। कि साउंड किस में आता है, तो साउंड जो होता है वो मैकेनिकल वेव में जो दो इस तरह से बटा हुआ है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में आता है। तो इसलिए किताब में लिखा हुआ है कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, यानी साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है और मैकेनिकल वेव है, यानी कि वो मैकेनिकल वेव है, यानी उसमें एक मीडियम का जरूरत होगा, यानी वो बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेस में किसी का भी आवाज़ सुनाई नहीं देता है, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है, यानी कोई भी मीडियम ही नहीं होता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के लिए, तो इसलिए वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। और साथ में ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों है उसे अब हम लोग समझते हैं। और उसके बाद अगर ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण देखें तो इसमें हम लोग का वाटर वेव्स आ जाता है। तो अब इन दोनों को हम लोग अच्छे से आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव देखें तो ध्यान से देखिए, ये इस एक प्रकार का वेव है जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स इन द मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक इस तरह से वेव है, यानी कि ये जो है ये हम लोग का वेव का डायरेक्शन दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग का वेव जा रहा है यानी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो इसका पार्टिकल्स है इस मीडियम में, यानी कि यहाँ पर एक मान लेते कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड, गैस, लिक्विड, इस तरह का कुछ भी। तो यहाँ पर से ये पार्टिकल जो होता है ये भी इस तरह से आगे पीछे इधर के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, यानी कि इसमें पार्टिकल्स इधर से उधर नहीं जाएगा लेकिन एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। और साथ में क्या हो रहा है कि इसका डायरेक्शन भी इधर ही है, यानी वेव भी इधर ही जा रहा है और पार्टिकल्स वाइब्रेट भी इधर के डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, जिसके कारण ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। और इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हम लोग का साउंड वेव आ जाता है, स्प्रिंग आ जाता है, क्योंकि स्प्रिंग भी आप लोगों ने देखा हो कि इस तरह से बना हुआ रहता है। तो स्प्रिंग में भी क्या होता है कि जब आप लोगों ने देखा हो कि इसे हम लोग तीरते हैं और जैसे ही एक ही बार छोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये इस तरह से एक डायरेक्शन में इस तरह से तिराने लगता है, यानी उसमें भी हम लोगों का क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है। फिर उसका सिस्मिक पी वेव्स, तो सिस्मिक यानी कि जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक ये सब आता है, तो उसमें हम लोग जो है सिस्मिक पी वेव्स, यानी पी का मतलब यहाँ प्राइमरी होता है। तो जो भूकंप आता है वो भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाला जो सिस्मिक वेव आता है वो हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो इसमें बस आप लोग साउंड वेव को याद रखिए कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ वेव होता है वो पैरेलल होता है किसके, जो पार्टिकल्स है उसके डायरेक्शन के, यानी जिस डायरेक्शन में हम लोगों का पार्टिकल्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग का वेव भी है।
अब उसके बाद अगर ट्रांसवर्स वेव देखें तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स इन द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि इसमें इस तरह का बनता है, यानी यहाँ पर इस तरह से वेव जा रहा है और जबकि यहाँ पर जो इसका पार्टिकल्स है इस मीडियम का वो इस तरह से ऊपर के डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि आप लोगों ने सुल्तान फिल्म देखा होगा, उसमें आप लोगों ने रस्सी देखा होगा कि वो सुल्तान जो होता है वो रस्सी को इस तरह से ऐसे ऐसे करके बनाता है, तो ये हम लोग का ट्रांसवर्स वेव हो गया क्योंकि इसमें रस्सी ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि वेव जो होता है वो कोई ऐसा चीज नहीं जो हमको दिख जाए कि जा रहा है इस तरह से, बस वेव जो होता है वो इस तरह से जाता है एनर्जी के रूप में, जो कि हम लोगों को दिखाई दे भी सकता है नहीं भी। जैसे रस्सी में हम लोगों को वेव इस तरह से कभी कभी दिखाई देता है कि कुछ तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है लेकिन आखिर क्या बढ़ रहा है वो दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए वेव ऐसा ही होता है। तो इसमें बस आप लोगों को ये देखना है कि ये ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए ये हम लोग का ट्रांसवर्स वेव होता है। तो इसमें हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो हम लोग का लाइट वेव इसमें आ जाता है, और ध्यान से देखिए लाइट जो होता है उसे कुछ लोग वेव भी बोलते हैं और कुछ लोग पार्टिकल्स भी, यानी कि लाइट डुअल नेचर को दिखाता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 10 में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अब उसके बाद वाटर वेव्स देखें तो वाटर वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव होता है, और उसके बाद फिर सिस्मिक एस वेव, तो यहाँ एस मतलब सेकेंडरी, तो जो हम लोग का अर्थक्वेक आता है तो उसमें जो सेकेंडरी वाला वेव होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। तो इस ग्राफ से एक बार वापस से समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा, जिसमें जो डायरेक्शन है वेव का वही पार्टिकल्स का मोशन का भी डायरेक्शन होगा, यानी पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में यानी पैरेलल डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा होगा। जबकि ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होता है, यानी अगर पार्टिकल्स इस तरह से ऊपर नीचे होता है जबकि वेव आगे की डायरेक्शन में जाता है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि जब इस तरह से पार्टिकल्स आगे जाता है तो उसमें दो इस तरह से एरिया बनता है, एक एरिया बनता है हम लोग का रेडिफ्रैक्शन का और एक कंप्रेशन का। रेडिफ्रैक्शन हो गया यानी कि जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पड़े, तो यानी कि इस तरह से जब पार्टिकल्स मोशन कर रहा होता है तो कहीं पर ऐसा जगह बन जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाता है और कहीं पर बहुत कम रह जाता है। तो जहाँ पर कम रह जाता है उसको हम लोग रेडिफ्रैक्शन बोलते हैं, और जहाँ पर इस तरह से ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाता है उसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। अब उसके बाद अगर यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव में देखें तो इसमें जो सबसे ऊपर जाता है कोई पार्टिकल तो उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और जो सबसे नीचे का होता है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। तो यानी कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा तो उसे हम लोग इस तरह का ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रांसवर्स वेव को इस तरह का ग्राफ। तो अब आप लोगों को ये भी पता चल गया कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन आप लोगों ने साउंड जो है ज़्यादातर इस तरह से भी देखा होगा, तो इस तरह से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन साउंड होता लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो साउंड अगर आप लोगों को कभी भी कोई पूछे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, ये याद रखना है। अब हम लोग जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड पढ़ रहे थे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जान लिया है कि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि इसको प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम का जरूरत होगा। तो साउंड जो होता है वो तीनों ही मीडियम से प्रोपगेट हो सकता है, यानी सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस से भी। तो इन तीनों से ही ये प्रोपगेट होता है। और अब अगर हम लोग ध्यान से समझे कि आखिर ये साउंड जो होता है वो प्रोपगेट करता कैसे है, तो मान लेते हैं ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसमें हम लोग इस तरह से यहाँ पे मारे तो इससे ये वाइब्रेट करने लगा। अब ये इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है तो इससे क्या होगा कि आसपास में जो एयर है उसका जो पार्टिकल्स है वो भी इस तरह से वाइब्रेट करने लगेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुआ, फिर ये वाइब्रेट हुआ, फिर ये वाला अपने बगल वाले पार्टिकल्स में इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर किया, फिर ये भी वाइब्रेट होने लगा। इस तरह से एनर्जी जो है ट्रांसफर होते जाता है, जिससे कि पार्टिकल्स अपने ही एक ही जगह पर आगे पीछे करते हैं। ये याद रखना है कि ये कभी भी पार्टिकल खुद आगे पीछे नहीं होता है, यानी यहाँ से चल के वहाँ नहीं जाएगा, बस अपने जगह से एक बार आगे गया, एक बार पीछे, और वापस अपने ही जगह पर आ जाता है। और इस तरह से यहाँ पर एक वेव जो है इस तरह से आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाता है वहाँ पर इसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जहाँ कम रहता है उसको रेडिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो कंप्रेशन रेडिफ्रैक्शन इस तरह से बनते हुए और ये इस तरह से प्रोपगेट होता है। अब कंप्रेशन क्या होता है, तो इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, यानी जहाँ पर भी कंप्रेशन होगा वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ पर भी ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। और रेडिफ्रैक्शन जो होता है वो लो प्रेशर का रीजन होता है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर बहुत कम होगा। अब ध्यान से देखिए, प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम इन ए गिवन वॉल्यूम। तो ये तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसी एक निश्चित वॉल्यूम में, यानी कि मान लेते यहाँ इतना एक एरिया लेते हैं, तो इसमें जितना भी हम लोगों का पार्टिकल्स होगा, नंबर होगा पार्टिकल्स का, उससे ही उसका प्रेशर डिसाइड होगा। यानी यहाँ अगर कम पार्टिकल्स है तो कम यहाँ पे प्रेशर होगा, और यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होगा।
फिर उसके बाद आप लोग ये नोट कर लीजिए कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि साउंड जो होता है वो हमेशा एक मीडियम से ही ट्रेवल होगा, तो वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं हो सकता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अब हम लोग आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साउंड के, तो उसके बारे में जान। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, यानी साउंड वेव का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि सभी वेव का होता है, यानी जितना भी प्रकार का वेव होता है उन सभी में कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ स्पेसिफिक देखेंगे जो कि सिर्फ साउंड वेव का होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वेवलेंथ का। तो ध्यान से देखिए वेवलेंथ क्या होता है, दिस डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन ए वेव, यानी कि कोई भी एक वेव है तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग इस तरह से करते हैं इस ग्राफ द्वारा। तो मान लेते हैं ये एक वेव का ग्राफ है। अब इसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट्स बोल रहा है, यानी कि कोई भी दो आइडेंटिकल पॉइंट्स का मतलब हो गया, जैसे आप लोगों को पहले ही बता दिए कि ये क्रस्ट होता है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है ये हम लोग का ट्रफ होता है, और जो बीच का होता है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये हम लोग लेते हैं एक क्रेस्ट, और यहाँ भी दूसरा क्रेस्ट लेते हैं। तो ये दो क्रेस्ट है, यानी दो आइडेंटिकल पॉइंट्स हो गया, और ये कॉन्जिक्यूटिव भी हो गया, यानी लगातार, यानी इसके बाद आने वाला अगला क्रेस्ट ये था। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया हम लोग का, ये हम लोग का वेवलेंथ कहलाता है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा से। तो हम लोग जो है लेम्डा को इस तरह से लिखते हैं, यानी ऐसे बना के फिर एक टेढ़ा पाए, तो ये हम लोग का लेम्डा होता है। तो इस लेम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हम लोग का लेम्डा कहलाएगा, और इसका ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा क्योंकि ये एक तरह का डिस्टेंस होता है। और उसी तरह से अगर हम लोग दो क्रेस्ट ट्रफ को लेते हैं, यानी क्रेस्ट ले या ट्रफ ले, कोई भी हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ से ले जाके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी हम लोग का क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। फिर उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ये क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वेव्स पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई एक यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन हो रहा है या कितना वेव हो रहा है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी मान लेते हैं कि ये इस तरह का एक वेव है, तो यहाँ पर यहाँ से ले जाके यहाँ तक के समय में अगर हम लोग दो ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहला वाला ग्राफ में देखें तो हम लोग का एक ऑसिलेशन का मतलब होता है, यानी यहाँ से मान लेते शुरू किए तो यहाँ से ले जाके इस तरह से वापस यहीं पर आ गए, यानी कि एक क्रेस्ट से ले जाके अगला जो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट होता है, या फिर ट्रफ से भी अगर हम लोग शुरू करें तो एक ट्रफ से ले जाके अगला कंसेक्यूटिव ट्रफ तक, तो यही हम लोग का एक ऑसिलेशन या फिर एक वेव कहलाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वेव्स पर यूनिट टाइम, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का समय में अगर हम लोग देखें तो इसमें कितना ऑसिलेशन होगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं तो ये एक ऑसिलेशन हो गया, फिर उसके बाद वापस से यहाँ से ले जाके यहाँ तक दो ऑसिलेशन, और फिर यहाँ से ले जाके यहाँ तक तीन ऑसिलेशन, यानी यहाँ पर हम लोग तीन ऑसिलेशन हो गया, यानी यहाँ पर तीन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इस तरह से हो गया है, यानी एक यहाँ हो गया, फिर दो हो गया, फिर उसका तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पाँच, और उसके बाद छः, यानी यहाँ पर छः फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। तो इस यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 हर्ट्ज का है और ये हम लोग का 6 हर्ट्ज का है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोग का साउंड होगा ये लो फ्रीक्वेंसी का होगा, जबकि ये जो होगा ये हम लोग का हाई फ्रीक्वेंसी का होगा। तो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, यानी सिंपल बस लैटिन लेटर जो कि एफ हम लोग नॉर्मल लिखते हैं उससे भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग ग्रीक लेटर न्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से देखिए ये भी नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा इस तरह से करके लिखते हैं, इसे हम लोग न्यू बोलते हैं। तो ये ग्रीक लेटर, तो इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसका नोट कीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि जो वेवलेंथ होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहाँ से आप लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग का क्या होगा, वेवलेंथ होगा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि ये अपोजिट होगा, यानी जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी होगा, और जितना कम, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कम वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फिर उसके बाद अगला है टाइम पीरियड। तो ये क्या होता है, द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेडिफ्रैक्शंस टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट अगर हम लोग ले, वहाँ से एक इस तरह से कंप्रेशन या फिर एक रेडिफ्रैक्शन जो लगातार कंसेक्यूटिव वाला होता है उसको पूरा करने में कितना समय लगा, उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं किसी भी वेव का। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन को पूरा करने में हम लोगों को जितना भी समय लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड ऑफ वेव बोलते हैं।
बोलते हैं। यानी मान लेते हैं यहाँ से हम लोग शुरू किए तो यहाँ से यहाँ तक ले जाके वापस यहाँ तक आएंगे तो ये हम लोग का एक वेव हो जाएगा। और इस एक वेव को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, यही हम लोग का टाइम पीरियड कहलाता है। और इसे हम लोग क्रेस्ट से क्रेस्ट भी ले सकते हैं या फिर ट्रफ से ट्रफ तक भी ले सकते हैं। तो ये हम लोग का मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का समय जो होगा ये हम लोग का टाइम पीरियड कहला जाएगा। या फिर यहाँ से यहाँ तक का भी हम लोग अगर देखेंगे तो ये भी हम लोग का टाइम पीरियड हो सकता है। फिर उसके बाद अब देखें तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। और उसके बाद इसका ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, क्योंकि ये एक तरह का समय होता है तो समय का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, तो इसलिए इसका भी सेकेंड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। तो ध्यान से देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बराबर होता है 1/t के, या फिर हम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि t बराबर 1/न्यू। तो ये न्यू का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गया और t से टाइम पीरियड हो गया। यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बराबर होता है 1 टाइम पीरियड के। और ये जो है ये उल्टा भी हम लोग इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आप ही देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से ये इधर साइड आएगा तो ये गुना में चल जाए, यानी कि न्यू इंटू टी हो जाएगा। और वापस से इस न्यू को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का टी बराबर 1/न्यू आ जाएगा। तो आप लोगों को ये रिलेशन याद रखना है, ये आप लोगों को क्वेश्चन बनाते समय काम आएगा। तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो बराबर होता है 1 टाइम पीरियड के। अब उसके बाद देखते हैं कि स्पीड ऑफ वेव, यानी कि किसी भी वेव का स्पीड क्या होता है। तो द रेट एट विच ए वेव या फिर डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, यानी कि किस रेट से कोई भी वेव जो है वो ट्रेवल कर रहा है किसी भी मीडियम में, उसी को हम लोग उस वेव का स्पीड बोलते हैं। यानी मान लेते हैं यहाँ पर ये एक इस तरह से वेव जा रहा है और इस तरह से इसका ग्राफ बन गया है। तो वहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि स्पीड कितना है इसका, इस वेव का। तो उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, तो यानी कि अगर हम लोग सिर्फ यहाँ से ले जाके यहाँ तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेवलेंथ होगा वही इसका डिस्टेंस भी होगा, तो इसलिए लैम्डा आ जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ से यहाँ तक का समय देखें तो यानी टाइम हम लोग का कितना होगा, टाइम पीरियड, यही यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है उसे ही हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्पीड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं भी से। तो इस तरह से भी यानी स्पीड हम लोग का आ जाएगा λ/t। और उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों को पता है कि 1/t जो होता है वो बराबर होता है न्यू के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के। तो इस तरह से यहाँ पर यानी कि ये लेमडा इंटू 1/t है, तो 1/t की जगह पर हम लोग फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग का लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, यानी वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसलिए हम लोग का स्पीड जो होता है वो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। और इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पर भी हम लोग क्वेश्चन बनाने समय इसका इस्तेमाल करते हैं कि स्पीड किसी भी वेव का अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी करके। और इसका ऐसा यूनिट हम लोग का स्पीड का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो दी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, यानी कि कोई भी इस तरह से हम लोग का वेव है उसका ये ग्राफ हो गया। तो इसमें जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि मान लेते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये यहाँ तक गया है, या फिर हम लोग नीचे साइड भी ले सकते हैं कि यहाँ तक गया। तो जो मीन हम लोग का वैल्यू है, यानी कि ये हम लोग का मीन वैल्यू हो गया बीच का, और यहाँ से ले जाके जो हाईएस्ट होता है यानी जो मैक्सिमम हो गया वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ भी ये भी एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये भी हम लोग का एम्पलीट्यूड हो गया। और इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट हम लोग का मीटर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था वो सभी वेव के लिए होता है और वो साउंड वेव के लिए भी होता है। लेकिन अब हम लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो कि सिर्फ साउंड वेव के लिए होता है। तो सबसे पहला है लाउडनेस। तो ये क्या होता है, द परसीव्ड स्ट्रेंथ और वॉल्यूम ऑफ ए साउंड डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि हम लोग का दिमाग जो होता है या ब्रेन जो होता है वो कैसे किसी भी वॉल्यूम को परसीव कर रहा है, यानी उसका स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है या कम है, ये हम लोग का लाउडनेस कहलाता है। और इसे जो है एम्पलीट्यूड से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, यानी कि अगर किसी साउंड का ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो वो बहुत ज़्यादा लाउड होगा, और कम एम्पलीट्यूड होगा तो वो थोड़ा कम होगा, यानी थोड़ा सॉफ्ट होगा वो साउंड। यानी कि अगर हम लोग ग्राफ देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एम्पलीट्यूड कम है तो इसलिए ये थोड़ा सॉफ्ट साउंड होगा, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये थोड़ा लाउड साउंड होगा। और इसे हम लोग जो है डेसिबल में मेजर करते हैं, और डेसिबल को हम लोग स्मॉल डी और उसके बाद कैपिटल बी इस तरह से डेसिबल का रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेसिबल यानी अगर कोई भी साउंड होता है वो ज़्यादा डेसिबल का है तो वो बहुत लाउड होगा, और कम डेसिबल का है तो वो सॉफ्ट होगा। फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखते हैं। तो ध्यान से देखिए द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू द यूनिट एरिया है, यानी कि यहाँ बोल रहा है कोई एक यूनिट एरिया मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस लिए
और इस एरिया में इस सेकेंड यानी हर एक सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है यानी पास हो रहा है, उसे ही हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए कि लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड कभी कभी सेम लगता है और हम लोग जो है इन दोनों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल भी कर लेते हैं। यानी कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि ये साउंड बहुत ज़्यादा इंटेंस है यानी बहुत ज़्यादा है, और कभी कभी हम लोग इसको बोल देते हैं कि वो साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है। तो दोनों देखने में एक ही चीज़ लगता है लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी आर नॉट सेम। लाउडनेस इज ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड, यानी लाउडनेस जो है वो बस ये है कि हम लोग को कान जो है उसे कैसे परसीव कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग कोई आवाज़ है, साउंड है, तो उसे सुनते हैं तो हम लोग का दिमाग को अगर वो लगेगा कि बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होगा, जबकि अगर दिमाग को लगेगा कि कम है तो वो कम होगा। जबकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि अगर किसी साउंड का इतना इंटेंसिटी है तो वो उतना ही रहेगा। यानी कि ये दोनों लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड दोनों एक ही चीज़ है, बस दोनों क्या है कि ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है इंटेंसिटी, जबकि लाउडनेस जो है वो बस एक बेसिक टर्म है जिससे हम लोग बस डिटरमाइन करते हैं कि हम लोगों को वो आवाज़ कैसा लग रहा है। उसके बाद देखते हैं पिच क्या होता है। तो हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच, यानी कि हम लोग का ब्रेन जो है वो किसी भी साउंड जो है उसका फ्रीक्वेंसी को किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है, इसी को पिच कहते हैं। तो इसे आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जब ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी अगर हम लोग ये दो ग्राफ देखें तो इसमें हम लोग को पहले वाले ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ से ले जाके यहाँ तक एक ऑसिलेशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दो ऑसिलेशन और ये आधा, यानी यहाँ पे 2.5 ऑसिलेशन ही हुआ है, जबकि इतना ही समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन हो गया है। तो यहाँ पर यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम होगा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो यानी कि कम फ्रीक्वेंसी, इसलिए ये जो साउंड होगा ये हम लोग का लो पिच कहलाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इसलिए इसे हम लोग हाई पिच साउंड बोलते हैं। तो बस यही पिच होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर ज़्यादा है तो हाई हो गया और अगर कम है तो लो हो जाता है। अब आखिरी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं साउंड का, जो कि होता है टिम्बर। तो टिम्बर क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ ए साउंड दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस, यानी कि अगर कोई दो साउंड है उसका दोनों का पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, और लेकिन तब भी वो दोनों साउंड कभी कभी हम लोग को अलग लगता है, तो ये हम उस साउंड का टिम्बर के कारण होता है। और ये टिम्बर जो होता है इसके हम लोग बस हम लोगों का जो ब्रेन होता है उसे ही पता चलता है कि किसी का टिम्बर कितना अच्छा है और कितना खराब है। तो ये टिम्बर और कुछ नहीं, बस क्वालिटी है एक साउंड का। अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि टोन क्या होता है, तो ध्यान से देखिए टोन का मतलब होता है साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी बस एक फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसे हम लोग टोन बोलते हैं। और जबकि बहुत ज़्यादा यानी मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी जो होता है उसे हम लोग नोट बोलते हैं। यानी आप लोग अगर म्यूजिक बैकग्राउंड से होंगे या फिर म्यूजिक के बारे में कभी सुने होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि नोट क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्रीक्वेंसी का मिक्सर होता है वो। फिर उसके बाद अब नॉइज और म्यूजिक, ये दोनों क्या होता है? तो नॉइज का मतलब होता है अनप्लीजेंट टू द ईयर, यानी कि कोई भी ऐसा साउंड जो कि हम लोगों के कान को बेकार लगता है यानी हमें खराब लगता है तो उसे हम लोग नॉइज बोलते हैं, और अगर अच्छा लगता है तब हम लोग उसे म्यूजिक बोलते हैं। लोग देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, यानी अलग अलग मीडियम में स्पीड जो साउंड का जो स्पीड होता है वो कैसा होता है उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बस ये तीन चीज़ नोट करना है। तो सबसे पहला है कि साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू ए मीडियम एट ए फिनिट स्पीड, यानी कि किसी भी एक मीडियम में जो साउंड प्रोपेगेट होता है वो एक फिनिट स्पीड यानी कि एक तय चाल होता है, यानी स्पीड होता है, उसी स्पीड से वो हमेशा प्रोपेगेट होता है। यानी कि अगर एयर का कोई स्पीड है तो उसी स्पीड से वहाँ पे ट्रेवल करेगा, अगर कोई और है तो कुछ और होगा। और यहाँ पर आप लोगों को फिर ये याद रखना है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, और वो जो मीडियम का टेम्परेचर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी मीडियम में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो स्पीड भी बढ़ जाता है साउंड का, और अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो स्पीड जो होता है वो भी कम हो जाता है। और यहाँ पर फिर आप लोग लास्ट में ये याद कर लीजिए कि स्पीड ऑफ साउंड होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है, उससे कम लिक्विड्स में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। तो यहाँ पर आप लोग एनसीईआरटी बुक में ये एक टेबल दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट है, यानी कि एयर, गैस, सॉलिड है, और उसमें साउंड का स्पीड कितना है वो आप लोगों को दिया हुआ है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, याद करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अब हम लोग कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स को देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो इसमें जितना भी मेन था वो आप लोग कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सोनिक बूम क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज सेड टू बी ट्रेवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो साउंड की स्पीड से भी तेज अगर मूव करता है, ट्रेवल करता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और यही जब कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है सुपरसोनिक स्पीड से, तो उससे क्या होता है कि शॉकवेव
प्रोड्यूस होता है एयर में। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारा एयरक्राफ्ट ये सब भी जो ट्रेवल करता है वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, तो वो जब इस तरह से ट्रेवल करता है तो आसपास शॉकवेव प्रोड्यूस करता है, और जिसके कारण क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, और उस एनर्जी से क्या होता है कि वो एयर जो होता है, एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद शॉक वेव्स प्रोड्यूस ए वेरी शार्प एंड लाउड साउंड कॉल्ड द सोनिक बूम। और वहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरह से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है तो जो एयर का प्रेशर होता है वो भी बदलने लगता है, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक बहुत ही लाउड और एक शार्प हम लोग को साउंड प्रोड्यूस होता है, और उसी को हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स व्हेन दे स्ट्राइक टू ए सरफेस। यानी कि कोई भी साउंड जो होता है वो किसी भी सरफेस से जब स्ट्राइक करता है यानी टकराता है तब वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट। यानी कि पिछले क्लास में आप लोगों ने जाना होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, तो उसमें आप लोगों ने ये दो लॉ पढ़ा होगा। तो सबसे पहला क्या था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक साउंड का कोई सोर्स है, उससे साउंड इस तरह से गया और इस वुड बार से टकरा के यानी रिफ्लेक्ट होके फिर वापस हम लोग के कान तक आया। तो ध्यान से देखिए इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जब गया तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस सरफेस से एक इस तरह का 90 डिग्री पर एक लाइन बनाते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर इससे क्या होता है कि ये जो एंगल हम लोग का बनता है ये हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और ये वाला एंगल हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये दोनों एंगल जो होता है ये बराबर होता है, यही हम लोग का ये लो बोलता है। और उसका दूसरा लो बोलता है कि द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स अलोंग विद द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इसमें बोल रहा है कि ये हम लोग का जो रे है यानी वेव है इंसिडेंट वाला, और ये रिफ्लेक्शन वाला वेव, और ये जो नॉर्मल है ये तीनों एक ही प्लेन पर होता है। यानी ये ऊपर या नीचे नहीं होता है बल्कि एक ही इस तरह से समान प्लेन पर होता है। अब देखते हैं कि इको क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, द रिपीटेशन ऑफ ए साउंड काउज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स ऑफ ए सरफेस सच एज ए वॉल और क्लिफ। यानी कि इको क्या होता है कि साउंड जो होता है वो रिपीट होता है। यानी आप लोग अगर कभी पहाड़ पर गए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो थोड़ी देर में रिपीट होकर वापस आप लोगों को सुनाई देता है, तो यही इको कहलाता है। यानी कि मान लेते कोई भी एक इस तरह से दीवार भी रहता है, तो मान लेते यहाँ से एक साउंड आया तो इस तरह से इसे टकरा कर ये वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है, तो इसी को हम लोग इको बोलते हैं। अब ये इको आखिर कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा कि द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। यानी कि कोई भी साउंड का सेंसेशन जो होता है वो हम लोगों के ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है। यानी कि कोई भी साउंड है हम लोग सुने तो 0.1 सेकेंड तक वो हमारे ब्रेन में रहा और उसके बाद वापस खत्म हो जाता है। तो क्या होता है कि थर्स टू हियर एन इको, यानी अगर हम लोगों को इको तभी सुनाई देगा जब द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। यानी कि हम लोग इस तरह से यहाँ पर साउंड गया और वापस रिफ्लेक्ट होके आया, तो ये इस बीच का जो समय है यानी वापस जाने का और वापस आने का, इसके बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का हम लोग का गैप होना चाहिए, तभी जाके हम लोग को इको सुनाई देता है। तो इसलिए आप लोग जो है घर में इको को कभी नहीं सुनिएगा। जब भी सुनिएगा तो बहुत दूर पर अगर कोई दीवार है तो उसी से होगा, या फिर क्लिफ या फिर कोई भी पहाड़ है तो वहाँ पर होगा, क्योंकि पहाड़ ये सब बहुत दूर पर रहता है तो उससे टकराकर वापस साउंड को आने में बहुत समय लग जाता है, जिसके कारण आप लोगों को इको सुनाई देता है। और इको सुनने के लिए एक और कंडीशन भी है कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अबाउट 17.2 मीटर बिटवीन द सोर्स एंड द सरफेस। यानी कि जो साउंड का सोर्स है और जो जिससे वो टकरा रहा है वो जो सरफेस है, उन दोनों के बीच कम से कम एक 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस आखिर कैसे आया है, तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये एक दीवार था, अब यहाँ से इस तरह से साउंड गया और रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये अगर डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस बराबर s इंटू टाइम यानी स्पीड इंटू टाइम होता है, ये आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये एक सिंपल एयर सारा तरफ है, तो एयर में जो साउंड का स्पीड होता है वो हम लोग का 344 मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर हम लोग टाइम देखें तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इको सुनने के लिए हम लोगों को कम से कम मिनिमम जो टाइम होता है वो कितना होता है कि 0.1 सेकेंड होना चाहिए टाइम गैप। तो यानी 0.1 सेकेंड हम लोग जो मिनिमम हम लोग टाइम गैप होता है वो अगर ले तो इस तरह से हम लोग का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 34.4 मीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा जो डिस्टेंस था ये हम लोग का 34.4 मीटर आ गया है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग करेंगे तो बस इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा करने पर हम लोग का 17.2 मीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ सोर्स से ले जाके ये जो सरफेस है इसके बीच हम लोग का कितना 17.2 मीटर का गैप होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इको को सुन पाएंगे।
तो अब देखते हैं रिवर्बरेशन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, दी रिपीटेशन रिफ्लेक्शन डेट रिजल्ट्स इन दी परसिस्टेंस ऑफ साउंड। तो इसी को हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। यानी कि कोई भी साउंड है, इस तरह से साउंड हम लोग निकाले तो ये साउंड प्रोड्यूस होने के बाद कोई भी सरफेस से टकराकर इस तरह से इधर उधर फैलने लगता है, और ये साउंड अगर हम लोगों के पास वापस आ जाता है और तो इसी को हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि इको भी यही होता है, रिवर्बरेशन भी यही होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो ध्यान से देखिए डिफरेंस क्या होता है इको और रिवर्बरेशन में। तो एन इको इज ए डिस्टिंक्ट सेपरेट रिपीटेशन ऑफ ए साउंड। यानी इको जो होता है वो डिस्टिंक्ट सेपरेट रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, हियर्ड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज स्टॉप्ड। यानी कि ये कब होगा कि एक पहला जो ओरिजिनल साउंड था वो स्टॉप हो गया। यानी यहाँ पर एक इस तरह से दीवार है, यहाँ पर हम लोग इस तरह से जब साउंड इस तरह से गया तो सबसे पहले हम लोग का ये जो साउंड है ये हम लोग को यहीं पर एक बार सुनाई दिया, और उसके बाद फिर जब ये साउंड पूरा अच्छा से सुनाई दे दिया उसके बाद वापस से ये साउंड जब आया तब अलग से सुनाई दिया। जबकि रिवर्बरेशन में क्या होता है कि इसमें एक जो साउंड होता है वो लगातार एक तुरंत आ जाता है। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि दीवार बहुत कम दूरी पर था, जिसके कारण क्या हुआ कि तुरंत ऐसे हम लोग अभी सुने और 0.1 सेकेंड हुआ भी नहीं, उससे पहले ही वापस हम लोग को सुनाई दे दिया। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का रिवर्बरेशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा हम लोगों को एक ही आवाज़ जो है बार बार सुनाई देता है। तो इस तरह से आवाज़ जो होता है गूंजता है, तो इसी को हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। जबकि इको जो होता है वो एक बार इस तरह से हम लोग को सुनाई दिया, फिर वो पूरा अच्छा से सुनाई देने के बाद वापस फिर रिफ्लेक्ट होकर आया, तब जाके वापस सुनाई दिया। यानी इसमें डिस्टिंक्ट और सेपरेट रिपीटेशन हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है कि मिक्स हो रहा है सारा आवाज़। अब हम लोग देखते हैं कि यूज़ क्या है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। यानी साउंड जो होता है इस तरह से बहुत बार रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो ध्यान से देखिए मेगाफोन, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब में इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मेगाफोन जो होता है वो जो आप लोगों ने देखा हो कि पुलिस वाला जो होता है वो उस तरह से एक बाजा जैसा लिया हुआ रहता है, तो यही मेगाफोन होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो कुछ भी बोलता है तो वो इस तरह से बार बार रिफ्लेक्ट हो के क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैल जाता है आवाज़, जिसके कारण हम लोगों को दूर दूर तक उसका आवाज़ सुनाई देता है। और हॉर्न भी इसी पर काम करता है, और बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही काम करता है। फिर उसके बाद स्टेथोस्कोप होता है, जो कि एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आप लोगों ने डॉक्टर के पास देखा होगा, इस तरह का होता है। तो इसमें भी छोटा से छोटा आवाज़ भी डॉक्टर को बहुत अच्छे से सुनाई दे देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि ये जो इस तरह का पाइप है, तो इस पाइप में क्या हुआ कि साउंड बार बार इस तरह से टकरा टकरा के बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण डॉक्टर को बहुत ही अच्छे से सुनाई देता है। फिर उसका जनरली द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स आर कर्व्ड। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कॉन्सर्ट हॉल होता है, यानी जहाँ पर बहुत सारा कॉन्सर्ट ये सब होता है, या फिर जहाँ पर कॉन्फ्रेंस ये सब होता है, या फिर सिनेमा हॉल जो होता है उसका जो छत होता है वो कर्व बनाया जाता है। तो वो कर्व भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सके साउंड का। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई फिल्म चल रहा है, अब यहाँ से जब आवाज़ आएगा तो वो कर्व होने के कारण क्या होगा, अगर मान लेते सीधा रहता तब तो वो वापस टकराता और वापस वहीं पर आ जाता, लेकिन कर्व बनाने से क्या होता है कि एक एंगल में इस तरह से जाता है रिफ्लेक्ट होकर, और जिसके कारण जो सबसे पीछे भी बैठा रहेगा उसको भी अच्छे से सुनाई देता है साउंड। अब उसके बाद देखते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। तो रेंज ऑफ हियरिंग में आ जाता है कि आखिर कौन सा साउंड किस प्रकार का है। यानी कि ध्यान से देखिए साउंड जो होता है अगर वो 20 हर्ट्ज से कम का होता है तब हम लोग उसको इंफ्रा साउंड बोलते हैं, और अगर 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज को हम लोग के हर्ट्ज यानी किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 किलो का मतलब 1000 होता है। तो यानी 20 किलो हर्ट्ज जो से जो ज़्यादा का साउंड होता है उसको हम लोग अल्ट्रा साउंड बोलते हैं। तो ये दोनों साउंड होता है, और इसके बीच का जो साउंड होता है यानी 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो साउंड होता है वो ह्यूमन हियरिंग रेंज में आता है। यानी कि हम लोग जो है बस इतना ही इसके बीच का जो साउंड होता है उसी को सुन सकते हैं। तो यही हम लोग का रेंज ऑफ हियरिंग कहलाता है। यानी हम लोग बस इसके बीच का जो साउंड है इसी को सुन सकते हैं, और इससे कम का जो साउंड होता है वो कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो इससे कम का भी 20 हर्ट्ज से भी कम का साउंड को सुन सकते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा का साउंड सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है बहुत सी बात याद भी करना है। यानी इस चैप्टर में ज़्यादातर बात जो है वो फैक्ट वाला है, यानी जिसको आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया कि 20 हर्ट्ज से ले जाके 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड होता है वो हम लोग का ऑडिबल रेंज होता है। यानी हम लोग जो है ह्यूमन वो इसी रेंज तक का साउंड को सुन सकते हैं। फिर उसका चिल्ड्रेन अंडर 5 एज एंड सम एनिमल्स जैसे कि डॉग्स और बैट्स कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। यानी कि 20 हर्ट्ज से ऊपर यानी 25 हर्ट्ज तक का भी साउंड जो है वो 5 साल के कम के बच्चे जो होते हैं वो सुन लेते हैं, और कुछ जानवर जैसे कि डॉग्स और बैट्स जो होते हैं वो भी 20,000 से ऊपर तक का साउंड भी सुन लेते हैं।
फिर उसके बाद राइनोसोरस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज, यानी राइनोसोर्स होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं 5 हर्ट्ज से भी कम का साउंड प्रोड्यूस करके, यानी राइनोसोरस एक ऐसा जानवर है जो कि इंफ्रासाउंड तक को सुन सकता है। फिर उसके बाद अगर वेल्स और एलिफेंट्स का बात करें तो ये भी इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, यानी वेल्स और एलिफेंट्स होता है वो भी 20 हर्ट्ज से कम का साउंड को प्रोड्यूस करता है। फिर उसका डॉल्फिन्स, बैट्स, पोर्पोइजेस प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड और कुछ नहीं, बस अल्ट्रासाउंड को ही अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोलते हैं और इंफ्रासाउंड को इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि डॉल्फिन और बैट और पोर्पोइज ये कुछ ऐसा जानवर है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो ये सब फैक्ट है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अल्ट्रासाउंड क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, यानी 20,000 हर्ट्ज से भी अगर बहुत ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी है तो इसलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव कहलाता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेज, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरल ट्यूब, आउट शेप्ड पार्ट्स एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी जो ऐसा पार्ट होता है किसी भी मशीन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जहां तक हम लोगों का हाथ या फिर कोई मशीन नहीं पहुंच पाता है, वहां पर इस अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है उसको साफ करने के लिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है, जिसके कारण वो आर पार जाके सारा धूल ये सब जो होता है गंदगी उसको साफ कर देता है। फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए क्रैक्स या फ्लोज को किसी भी मेटल ब्लॉक में, यानी कि मान लेते हैं ये एक मेटल ब्लॉक है तो यहाँ पर अगर अंदर कहीं पर भी टूटा हुआ होता है तो इसका भी हम लोग पता लगा सकते हैं इस अल्ट्रासाउंड से। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड को इस तरह से एक डायरेक्शन से इस तरह से इस पर डाला जाता है, तो इस तरह से जब ये अल्ट्रासाउंड जाता है तो यहाँ पर इसके अपोजिट साइड में डिटेक्टर्स लगा दिया जाता है, यानी ये डिटेक्ट करता है कि वो साउंड वेव जो था वो इस तक आया कि नहीं। तो अगर कहीं पर भी क्रैक होता है तो उसके कारण क्या होता है कि उस क्रैक से वापस टकरा के ये अल्ट्रासाउंड होता है ये वापस आ जाता है इधर साइड, जिसके कारण वो डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए पता चल जाता है कि वहां पर कुछ क्रैक है या कुछ फ्लो है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल जो है इको कार्डियोग्राफी में भी किया जाता है। तो ये जो है ये दिल से जुड़ा हुआ है, यानी हार्ट से जुड़ा हुआ एक तरीका होता है जिसमें हार्ट का जो है चेकअप किया जाता है इसी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो यूज टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी, अब किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसे भी तोड़ने के लिए इस अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कुछ यूज है जो यहाँ पर हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। अब उसके बाद सोनार के बारे में जानते हैं। तो ध्यान से देखिए, सोनार भी जो है वो एक तरह का डिवाइस है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करता है। तो ये डिवाइस किस लिए काम आता है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सोनार जो होता है उसका फुल फॉर्म इस तरह से होता है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि समुद्र के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो कितने डिस्टेंस पर है, उसका डायरेक्शन कौन सा है या उसका स्पीड कितना है, ये सब मेजर करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह से शिप है, तो इसमें क्या करता है कि नीचे साइड एक ट्रांसमीटर लगाता है, एक डिटेक्टर लगाता है। अब इस ट्रांसमीटर के द्वारा क्या होता है कि इस तरह से अल्ट्रासोनिक वेव को नदी में या समुद्र में इस तरह से डाला जाता है, और जब ये इस तरह से नीचे जाता है तो यहाँ पर सीवेड है, यानी कि जो समुद्र का तल है वहाँ से टकरा के ये वापस आता है, और इससे हम लोग को फिर पता चल जाता है अगर मान लेते बीच में ही कोई एक ऑब्जेक्ट रहता तो ये इसी से टकरा के वापस आ जाता, तो हम लोग को पता चल जाता कि ये पूरा सीवेड तक नहीं गया है, तो इसलिए हम लोग फिर कह देते कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है सोनार डिवाइस का, इस पता लगाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, या फिर उसका डायरेक्शन या स्पीड भी पता चल सकता है इससे। अब यहाँ पे आप लोगों को ये एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि 2D बराबर V/T। तो ध्यान से देखिए आखिर काम कैसे करता है। तो ये जो ट्रांसमीटर है इससे यहाँ पर इस तरह से एक अल्ट्रासोनिक साउंड को इस तरह से फेंका जाता है, यानी नीचे की ओर डायरेक्शन में इस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है, और ये जब नीचे टकरा कर वापस आता है तो यहाँ पर डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर जितना भी टाइम लगता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और जितना भी समय लगा है उसमें फिर उसका यहाँ स्पीड कितना है साउंड का वो भी पता कर लिया जाता है, यानी कि हम लोग को इसका स्पीड पता चल गया उस साउंड का, और हम लोग को टाइम भी पता चल गया कि कितने देर में ये वापस आ गया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को पता है कि स्पीड इंटू टाइम हम लोग का डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर यानी स्पीड और इंटू टाइम कर देंगे तो हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 2D मिलेगा, यानी कि डिस्टेंस होगा वो दुगना मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक बार जाने का भी है और एक बार आने का भी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला एक तरह से बन जाता है कि 2D बराबर V/T, यानी कि हम लोग का जो स्पीड है इंटू टाइम है
इसको करने से हम लोग को 2d मिल जाता है। तो अगर हम लोग को बस डिस्टेंस फाइंड करना है कि यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस ये कितना है, तो हम लोग बस इसको 2 से फिर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पता कर लेते हैं। तो इस पर जो है क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि मान लेते हैं कि कोई बोल देगा कि सोनार है और वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नीचे था और यहाँ से एक ट्रांसमिट किया गया एक साउंड वेव और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आया डिटेक्टर में और समय हम लोग को बता देगा और हम लोग को स्पीड भी बता देगा। तो हम लोग को बस डिस्टेंस फाइंड करने बोल देगा या फिर हम लोग को डिस्टेंस और टाइम बता देगा, हम लोग को स्पीड फाइंड करने बोल देगा। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्मूला से उसको फाइंड कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, यानी हम लोग का कान का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हम लोग का सबसे आखिरी टॉपिक है, तो चलिए इसे भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ लिखा हुआ है जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट इस डायग्राम से समझाता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये हम लोग का है कान। अब यहाँ पर जो हम लोग को दिखाई देता है वो ये वाला भाग होता है जिसको हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं। तो ये जो आउटर ईयर होता है तो इसका सबसे बाहरी भाग को हम लोग पिन्ना बोलते हैं और ये जो होता है यही साउंड को कलेक्ट करता है, यानी कि जो भी कोई भी सराउंडिंग से साउंड आता है वो इस यहाँ से ही हम लोग के कान में पहुँचता है। और फिर यहाँ से ये जो है ये ऑडिटरी कोनाल, यानी यहाँ हम लोग का मिडल ईयर में ये ऑडिटरी कैनल होता है और इस कैनल से होते हुए ये हम लोग के अंदर जाता है और ये इस तरह से फिर अंदर जाकर ईयर ड्रम जो कि एक थिन मेम्ब्रेन होता है उससे जाकर टकराता है। यानी यहाँ पर एक ईयर मेम्ब्रेन होता है जो कि एक पर्दा टाइप का चीज़ होता है और वहाँ पर वो टकराता है जिससे क्या होता है कि वो वाइब्रेट होने लगता है। यानी कि ये जो ईयर ड्रम है ये इस तरह से वाइब्रेट होने लगा, यानी कि साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन ही होता है। तो इस तरह से वाइब्रेशन हम लोग के कान में आया, वाइब्रेशन आते आते फिर इसको भी वाइब्रेट कर दिया और फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर 3 इस तरह का बोन होता है, एक हैमर होता है, एक एनविल होता है, एक स्टीरअप होता है। ये तीनों बोन क्या करता है कि ये जो वाइब्रेशन है इसको और एम्पलीफाई कर देता है, यानी और बढ़ा देता है। यानी कि वाइब्रेशन सबसे पहले हम लोग देखें तो इस तरह से वाइब्रेशन आया ऑडिटरी कैनल से होते हुए ईयर ड्रम से टकराया, ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, फिर इसके वाइब्रेशन को ये हैमर, एनविल और स्टीरअप ये तीनों बोन जो है ये और ज़्यादा बढ़ा दिया। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो एम्पलीफाइड वाला हम लोग का वाइब्रेशन होता है ये हम लोग का इनर ईयर में चल जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का मिडल ईयर चल रहा था। अब उसके बाद ये इनर ईयर में हम लोग का प्रवेश करता है और इस इनर ईयर में क्या होता है कि ये कोक्लिया, यहाँ पर एक कोक्लिया होता है, इस कोक्लिया से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। यानी कि वाइब्रेशन आया और उसको ये कोक्लिया इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर हम लोग के दिमाग में जाता है इस ऑडिटरी नर्व द्वारा। यानी यहाँ पर एक ऑडिटरी नर्व बहुत सारा होता है जिससे ये जो कोक्लिया हम लोग का इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाया ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हम लोगों के दिमाग में जाता है और फिर हम लोगों का दिमाग जो है उसे क्या करता है साउंड के रूप में परसीव कर लेता है। तो इस तरह से ही हम लोगों को कोई भी साउंड सुनाई देता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो मुझे पता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी भी चैप्टर है, तो इसे आप लोग अगर अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।